हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का जो लेसन रिस्पिरेशन इन प्लांट्स है उसमें आगे ग्लाइकोलिसिस के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए कंसेप्ट को स्टार्ट किया जाए। तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस का मेन एम जो होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके ब्रेक डाउन होने से आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का सिंथेसिस होता है, ये मैंने बताया था। और यह एक ग्लाइकोलिसिस जो है यह एक स्कीम है जो कई स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में कुछ जगहों पर एनर्जी यूज भी होता है और कुछ जगह से एनर्जी आपका प्रिपेयर भी होता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुछ जगह पर एनर्जी पहले यूटिलाइज होता है और उसके बाद एनर्जी का सिंथेसिस भी होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है। ये बातें आप तैयार रखेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बताया है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है यह 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ये मैंने आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने ये भी बताया था कि प्लांट्स में यह सुक्रोज का सोर्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो सुक्रोज के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, सुक्रोज का सिंथेसिस हो जाता है, और यह सुक्रोज जो होता है यही कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में उसको कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम वर्क करता है उस एंजाइम का नेम होता है इन्वर्टेज। ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था और आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं, 10 स्टेप को स्टडी करें। तो आप लोग 10 स्टेप में देख रहे हैं। सबसे पहले स्टेप जो है वो है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है आपका सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट में। और यह ट्रायोज फॉस्फेट जो है यह कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोज बाई फॉस्फेट में। इसके बाद ट्रायोज बाई फॉस्फेट जो है ये अगेन कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट में। और फिर यह ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। और लास्ट में जाकर कन्वर्जन जो हो रहा है तो वह हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा पायरुविक एसिड में। तो ये आपके पूरे स्टेप्स हैं, 10 स्टेप, जिसके ड्यूरेशन में आपका ग्लाइकोलाइसिस या इन 10 स्टेप के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज जो होता है आप लोग को मैंने बताया था फास्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज जो है ये फास्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू यह ब्रेक डाउन हो जाता है, यह कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी ब्रेक डाउन नहीं बोलोगे बेटा, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम वर्क करता है उस एंजाइम का नाम आप लोग याद रखेंगे, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। ओके, अब यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है यह कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होता है। मैंने आपको आइसोमेराइजेशन बताया है। आइसोमेराइजेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना या फ्रक्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, यह आपका आइसोमेराइजेशन होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना यह आइसोमेराइजेशन होता है बेटा। और यह आइसोमेराइजेशन जो होता है एंजाइम आपको पता होगा, मैंने एंजाइम
बायोमोलिक्यूल लेसन में एंजाइम बताया है कि इंटर जब आइसोमेराइजेशन होता है तो वहाँ पर एंजाइम जो होता है बेटा, मैंने बताया आप लोग को आइसोमेरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो यहाँ पर दिया गया है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो आइसोमेरेज होता है। तो जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग मेंशन करते रहिएगा अपने कॉपी पर। जब भी आप वीडियो देखिएगा तो उस टाइम आप कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके बुक में नहीं भी दी गई हैं तो उसको आप लोग तैयार रखिएगा। ओके, तो अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। और आप लोग को मैंने बताया कि जब एटीपी यूज होगा तो वहाँ फास्फोराइलेशन होगा, तो यहाँ भी फास्फोराइलेशन होगा। और आप देख रहे हैं कि एटीपी जो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है और वह फॉस्फेट जाकर फ्रक्टोज से जुड़ जा रहा है। उसके फर्स्ट पोजीशन पे, पहले 6 पोजीशन पे पहले से ही फॉस्फेट है और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे कन्वर्ट हो अटैच हो जाने के कारण आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। या फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोज फॉस्फेट में। तो ट्रायोज फॉस्फेट का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 3 कार्बन कंटेनिंग किसी केमिकल का सिंथेसिस हो रहा है और 3 कार्बन कंटेनिंग केमिकल जब फॉर्म होंगे तो फ्रक्टोज 6 कार्बन होता है। तो इसके लिए इसके कितने मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा? 2 मॉलिक्यूल में। तो देख लो इसीलिए दोनों साइड में दिया गया है बेटा ट्रायोज फॉस्फेट। तो दो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। एक होता है आपका ट्रायोज फॉस्फेट जिसका एक अनदर नेम भी दिया गया आप इन ब्रैकेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरे का नेम भी आप देख रहे हो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इन दोनों के बिटवीन में रिवर्सिबल का साइन लगाया है। तो इसका मतलब यही है बेटा कि यह डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। तो यह जो आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इस तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यही 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होकर लास्ट में पायरुविक एसिड का सिंथेसिस करते हैं। इस प्रकार से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। अभी जो मैंने बोला है बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। और बेटा इसमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले भी बताया हूँ आपको क्लासेस में रिसर्च नहीं करना है, हमें बस इन स्टेप्स को याद रखना है। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं स्टेप से कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आपका पूछ दे कि ग्लूकोज का जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है तो आप लोग तुरंत आंसर दोगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब आइसोमराइजेशन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यही बातें आपको बतानी है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। फास्फोराइलेशन जहाँ भी होगा, जहाँ एटीपी यूज होगा बेटा, तो वहाँ पर आप लोग का हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा, यह भी माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो यही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और जब फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट ब्रेक हो रहा होता है तो उस टाइम आप पूछोगे सर एंजाइम कौन सा होगा, तो बेटा याद रखना यहाँ पर एंजाइम जो होता है एल्डोलेज होता है, ठीक ना। इसी तरह आगे जब ये कन्वर्ट होता है आपका तो वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज, फिर हेक्सोकाइनेज, फिर आपका डिहाइड्रोजिन, ऐसे ही एंजाइम इन्वॉल्व होते होते लास्ट में आपका जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा मैं एंजाइम के नाम बताते रहूँगा। ओके, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो हैं ये इनका कन्वर्जन होगा। इनका कन्वर्जन होने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि NAD+ जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH+ H+ में। और जहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, ऑक्सीडेशन होगा। और इस ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम होगा मैंने बताया है कि रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एंजाइम जो होते हैं वो डिहाइड्रोजिनेज होते हैं। तो सब मैंने आप लोग को
क्लासेस में बताया है। अगर केयरफुली आप लोग ने सुना है, नहीं सुना है तो आप लोगों ने नोट्स जो बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, हर स्टेप का एंजाइम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका ट्रायोज फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है यह कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ फास्फोराइलेशन हो रहा है और फिर आपका जो 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड जो है यह किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, तो यह कन्वर्ट हो जा रहा है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। और यह 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा बेटा, देख रहे हो कि ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा बेटा, जब कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम होगा। जब कोई भी केमिकल के किसी प्लेस से जब कोई फॉस्फेट या कोई ग्रुप रिमूव होता है तो वहाँ पर एंजाइम आपका म्यूटेज होता है। जैसे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है तो इसके 3rd पोजीशन से आपका फॉस्फेट निकलकर 2 पोजीशन पर जाकर ग्लिसरिक एसिड के लग रहा है, तो वहाँ पर जो पोजीशन का चेंज हो रहा है वहाँ पर एंजाइम जो होगा बेटा वो होगा आपका म्यूटेज। ये आप लोग याद रखोगे। तो इस तरीके से फिर आपका वाटर रिमूव हो रहा है तो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और लास्ट में यही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है यह लास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है जब आपका फॉस्फेट रिमूव हो जा रहा है तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है पायरुविक एसिड में। तो इस तरीके से यह प्रोसेस लास्ट में 2 पायरुविक एसिड के बनने पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो आप लोग को बस इतना माइंड में याद रखना है कि यह 10 स्टेप में पूरा होता है और यह एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर शुरुआत में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक एनर्जी यूटिलाइज होता है, उसके बाद नीचे जो होता है वहाँ पर एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जैसे देख ही रहे एडीपी एटी में कन्वर्ट हो रहा है तो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, एडीपी फिर एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो एटीपी का सिंथेसिस, मतलब यहाँ एनर्जी फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई पूछेगा तो आप बता लेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आप लोग का जो यहाँ पर आंसर होगा, डायरेक्टली पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप देख रहे हो कि एटीपी के मॉलिक्यूल जो है 2 ये कन्वर्ट हो जा रहा है एटीपी में, तो 2 मॉलिक्यूल जो है उनका सिंथेसिस हो रहा है। तो वहाँ पर तो आपका यूटिलाइज हुआ था, यहाँ पर सिंथेसिस, तो सिंथेसिस कितने का हो रहा है बेटा, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है आपके, और 2 एटीपी आपका सिंथेसाइज हो रहा है। 2 पोजीशन पे आप लोग देख रहे हैं एटीपी का सिंथेसिस। इस तरीके से एटीपी के 4 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक को मैं आपको बताऊँगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। आपको अगर न समझ में आए तो एक बार टॉपिक को या मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, ज़रूर आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।